हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग दो थिंकर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहले नंबर पे हम लोगों ने वैन हीले का जो सिद्धांत था उसको डिटेल में डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जॉर्ज पोलिया के सिद्धांत को डिटेल में डिस्कस किया। आज का जो हम लोगों का तीसरा थिंकर है जो मैथ्स के पर्सपेक्टिव से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, वो जॉल्टर डीन्स का गणित अधिगम सिद्धांत। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो जॉल्टन डीन्स का गणित अधिगम सिद्धांत क्या कहता है कि जॉल्टन डीन्स एक हंगेरियन गणितज्ञ थे जिन्होंने इस बात पर शोध किया कि बच्चे गणित कैसे सीखते हैं। उनका मानना गणित रटने का विषय नहीं है, यानी उन्होंने रोड लर्निंग पर जोर नहीं दिया, बल्कि इसे एक खेल की तरह पढ़ाया जाना चाहिए जहां बच्चे मूर्त वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करके अमूर्त अवधारणाएं सीखें। मतलब मेन निष्कर्ष ये है कि जॉल्टन डीन्स के अनुसार जो मैथ्स है वो खेल के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, मूर्त वस्तुओं से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। अमूर्त से वो धीरे धीरे अमूर्त अवधारणाएं बनाना अपने आप से सीख जाएंगे। यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है और खेल के माध्यम से हमको सिखाना है। रोड लर्निंग यानी रटने पर उन्होंने जोर नहीं दिया है, रटने को उन्होंने निगेटिव माना है। अब डीन्स ब्लॉक 10 ब्लॉक का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था, जिसका उपयोग प्राथमिक कक्षाओं में स्थानीय मान जोड़ घटाव सिखाने के लिए किया जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है कि डीन्स ब्लॉक जो है कितने उसमें बेस होते हैं, तो 10 ब्लॉक का बेस होता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? डीन्स ब्लॉक ने किया था। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो मेनली स्थानीय मान में किया जाता है, इसके अलावा जोड़ और घटाना में किया जाता है। तो फर्स्ट जो स्लाइड है, यहाँ से आप लोगों का मेन जो पॉइंट है कि जॉल्टन डीन्स के अनुसार खेल के माध्यम से मैथ्स को सीखा जाना चाहिए। मूर्त वस्तु के साथ बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जिससे वो अमूर्त अवधारणा अपने आप धीरे धीरे बनाना सीख जाए। और जो डीन्स ब्लॉक है वो उसमें 10 ब्लॉक होते हैं। इसका आविष्कार डीन्स ब्लॉक ने किया था और इसका मुख्य रूप से उपयोग स्थानीय मान निकालने के लिए किया जाता है और जोड़ और घटाव सिखाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जॉल्टन डीन्स के गणित सीखने के 6 चरण। तो इन्होंने 6 चरण बताए हैं। तो पहला चरण है मुक्त खेल, दूसरा है नियमबद्ध खेल, तीसरा है समानता की खोज, और उसके बाद 3 और है। पहले हम लोग इन 3 को डिस्कस कर लेते हैं। मुक्त खेल यानी फ्री प्ले। इस चरण में बच्चे बिना किसी नियम के सामग्री जैसे ब्लॉक आकृतियों के साथ खेलते हैं। वे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से चीज़ों का अन्वेषण करते हैं, यानी कि एक्सप्लोर करते हैं। तो मुक्त खेल क्या होता है कि इस चरण में बच्चे बिना किसी नियम के, यानी कोई नियम नहीं होता, ब्लॉक होते हैं जैसे आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, वे परीक्षण यानी ट्रायल और एरर के माध्यम से सीखते हैं। यानी पहले परीक्षण करते हैं, त्रुटियां करते हैं, फिर उसी तरीके से अपनी त्रुटियों में सुधार करते हैं। इस तरीके से वो खेलना सीखते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा नियमबद्ध खेल। अब खेल में कुछ नियम शामिल होते हैं। यहाँ पर कोई भी नियम नहीं था, मुक्त रूप से खेल रहे थे। अब यहाँ पर कुछ नियम शामिल हो जाते हैं। बच्चे सामग्री में पैटर्न को पहचानना शुरू करते हैं और उन नियमों के अनुसार खेलते हैं। जैसे एक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर जैसे चित्र में दिख रहा है, तो येलो वाला हो गया तो येलो को एक पैटर्न में लगाना, रेड को एक पैटर्न में लगाना, या इस तरीके से जो पैटर्न जिनका सेम होता है पैटर्न वाइज उनको डिवाइड करना। तो यहाँ पर नियमबद्ध खेल में होता है एक पैटर्न आ जाता है, यानी एक नियम आ जाता है। मुक्त खेल में कोई भी नियम नहीं है। फिर समानता की खोज, तीसरा चरण है समानता की खोज। इस चरण में बच्चे अलग अलग खेलों या गतिविधियों के बीच समान गणितीय संरचनाओं को पहचानने लगते हैं। इसे आइसोमोर्फिज्म कहते हैं। तो समानता की खोज यानी तीसरे चरण में बच्चे जो हैं समानता खोजने लगते हैं। जो अलग अलग खेल हैं, खेलों में क्या समानता है इसको खोजने लगते हैं। और सबसे मेन इसका जो है, इस चरण को आइसोमोर्फिज्म कहा जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉल्टन डीन्स के अनुसार जो उन्होंने सीखने के चरण दिए उसमें किस चरण को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं चरण 3 या फिर समानता की खोज, सर्च फॉर कम्युनिटीज। नेक्स्ट है अगले 3 चरण। इसमें चौथा चरण है प्रस्तुतिकरण, फिर है प्रतीकीकरण और फिर है औपचारिकीकरण। यानी जो प्रस्तुतिकरण है इसमें क्या है, जो अवधारणाएं उन्होंने समझी है उन्हें आरेख, डायग्राम, चार्ट या मैपिंग के माध्यम से प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। तो जो प्रस्तुतिकरण है यानी 3 चरण में उन्होंने पहले मुक्त खेल सीखा। मुक्त खेल के बाद उन्होंने नियम के हिसाब से खेलों को कुछ नियम शामिल किए और नियम के बाद में उन्होंने समानता की खोज की। समानता की खोज करने के बाद में वो प्रस्तुतिकरण वाले फेज में आते हैं और यहाँ पर वे एक डायग्राम के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से या मैपिंग के माध्यम से प्रस्तुतिकरण शुरू कर देते हैं। फिर है प्रतीकीकरण। इस चरण में बच्चे अपने प्रस्तुतिकरण को दर्शाने के लिए गणितीय प्रतीकों जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग या बराबर आदि जो गणितीय संकेत हैं इनका प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से गणितीय भाषा का विकास होता है। यानी जब वो प्लस, माइनस, गुणा, भाग को लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहीं से गणित की भाषा का स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रतीकीकरण से। आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाए कि गणितीय भाषा का विकास किस चरण से प्रारंभ होता है, तो ये 5वां चरण है। इसको हम लोग प्रतीकीकरण या सिम्बोलाइजेशन कहते हैं।
इस चरण में बच्चे अपने प्रस्तुतिकरण को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में आता है औपचारिकीकरण। यह सबसे उच्च स्तर है जहां बच्चे प्रमेय, स्वयं सिद्ध, प्रमाण और गणितीय संपत्तियों को समझने में सिद्ध करने लगते हैं। यानी जो औपचारिकरण है, यहाँ पर प्रमेय जो थ्योरम्स हम लोग की होती हैं उनको बच्चे जो है प्रमाणित करने लगते हैं या सॉल्व करने लगते हैं। ये सबसे ज़्यादा औपचारिकरण, यही नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, फॉर्मलाइजेशन यानी औपचारिकरण। यहाँ पर जितनी भी थ्योरम्स हैं या स्वयं सिद्धि है या फिर प्रमाण प्रूफ्स हैं, उन सभी को समझने लगते हैं और सिद्ध करने लगते हैं। अब यहाँ पे है उपरोक्त आरेख डीन्स के 6 चरणों के क्रमिक प्रभाव को दर्शाता है, मूर्त खेल से लेकर अमूर्त औपचारिकरण। यहाँ पर है खेल के माध्यम से, 2 यहाँ पर छूट गए हैं। पहला खेल के माध्यम से फ्री प्ले है, फिर गेम्स हैं जिसमें कुछ नियम आ जाते हैं, फिर समानताओं की खोज को सीखते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसी के बाद प्रस्तुतिकरण के बाद आ जाएगा प्रतीकीकरण, प्रतीकीकरण के बाद आप लोगों को आ जाएगा औपचारिकीकरण, जो आप लोगों का यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले 3 हो गए। लास्ट में प्रस्तुतिकरण में क्या करते हैं, वे आरेख या डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकीकरण में क्या है, प्लस माइनस गुणा भाग का जो साइन है उसका उपयोग शुरू कर देते हैं। औपचारिकीकरण में क्या है कि वो स्वयं सिद्धि है या प्रमेय है या प्रमाण है, उन सभी का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है जॉर्टन डीन्स के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उसमें 4 महत्वपूर्ण है। गतिशील सिद्धांत 1 नंबर पर, फिर बोधात्मक विविधता का सिद्धांत, तीसरा है गणितीय विविधता का सिद्धांत और 4 नंबर का है रचनात्मक सिद्धांत। तो गणितीय सिद्धांत क्या, गतिशील सिद्धांत क्या है, डायनेमिक प्रिंसिपल। बच्चों को नई अवधारणा तक पहुंचने के लिए असंरचित गतिविधियों, संरचित खेलों के माध्यम से सक्रिय रखना चाहिए। सीखना एक निष्क्रिय नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया है। कहने का मतलब है बच्चों को जो नई अवधारणाएं सिखाना, उनको असंरचित गतिविधियां, मतलब जो इनफॉर्मल वे में होती हैं। असंरचित खेल यानी जो फॉर्मल वे में होते हैं, उन सभी के माध्यम से बच्चों को इंगेज रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो निष्क्रिय नहीं है, एक्टिव प्रोसेस है। इसलिए बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको एक्टिव रखना चाहिए। दूसरा, बोधात्मक विविधता का सिद्धांत। तो इसमें किसी एक गणितीय अवधारणा को सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की भौतिक सामग्री और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। जैसे भिन्न सिखाने के लिए पिज्जे का टुकड़ा, डीन्स ब्लॉक और पेपर फोल्डिंग, तीनों का उपयोग करना ताकि अवधारणा को स्पष्ट हो सके। बोधात्मक में क्या है, हम लोगों को ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो सामने मूर्त रूप से उनको दिखाई जा सके। भौतिक सामग्रियाँ, जैसे अगर हम लोगों को भिन्न पढ़ाना है तो पिज्जे के टुकड़े से हम लोग उसको सिखा सकते हैं कि 4 टुकड़ा किया, 1 टुकड़ा निकाल लिया तो 1/4 हो गया। या फिर डीन्स ब्लॉक जो अभी हम लोगों ने देखा चित्र में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या पेपर फोल्डिंग, पेपर को 2 भागों में बांट दिया, 1/2 भाग बन गया, 4 भागों में बांट दिया, 1/4 बन गया। यानी मूर्त रूप से जो चीज़ें उपस्थित हैं भौतिक रूप से, उनका हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। फिर है गणितीय विविधता का सिद्धांत। इसमें क्या है, किसी अवधारणा को सिखाते समय उसके मुख्य गणितीय नियमों को समान रखते हुए अन्य अप्रासंगिक चरों को बदलना चाहिए। जैसे त्रिभुज सिखाते समय उसके आकार और कोणों को बदलना चाहिए, लेकिन भुजाएं 3 ही होती हैं, इस मूल नियम को स्थिर रखना चाहिए। गणितीय विविधता में क्या सिखाना है कि जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में हम लोगों ने यहाँ पे कोण चेंज कर दिए, दूसरा त्रिभुज हम लोगों ने बनाया इस तरीके से, यहाँ पे कोण चेंज कर दिए, फिर तीसरा त्रिभुज हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बना लिया, ये कोण चेंज हो गए। लेकिन तीनों में अगर हम लोग देखेंगे, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं। यानी बच्चों को सिखाना है गणितीय विविधता का कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3 स्थिर रहती हैं, लेकिन कोण जो है वो आप बार बार बदल सकते हैं। यानी उनको जो है गणितीय विविधता के सिद्धांत के बारे में बताना चाहिए। फिर लास्ट है रचनात्मक सिद्धांत। तो डीन्स का मानना था कि रचना विश्लेषण से पहले होनी चाहिए, यानी रचना जो है विश्लेषण जो हम लोग करते हैं उससे पहले रचना करनी चाहिए। यानी बच्चों को पहले अवधारणाओं का स्वयं निर्माण करने का अवसर मिलना चाहिए, उसके बाद ही उसका उन्हें विश्लेषण करने के लिए कहा जाना चाहिए। कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ाने स्टार्ट करते हैं बच्चों को, तो उससे पहले कोई रचना यानी कोई एक्टिविटी या कोई खेल खिलवा सकते हैं, जिससे हम लोग उनको खुद से अपना ज्ञान जो है उसके निर्माण करने का अवसर मिले। उसके बाद हम लोगों को विश्लेषण करके उनको जो टॉपिक है उसके बारे में समझाना चाहिए। तो ये 4 सिद्धांत है। गतिशील सिद्धांत में क्या है कि सब जो हमारे फॉर्मल वे में गेम है या इनफॉर्मल वे में गेम है या कोई एक्टिविटी है उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए, निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए, एक एक्टिव प्रोसेस रखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। दूसरा है बोधात्मक विविधता का सिद्धांत। इसमें क्या करना चाहिए कि मूर्त रूप से जो चीज़ें उपस्थित हैं उनका प्रयोग करना। जैसे भिन्न सिखाने के लिए हम लोग पिज्ज़ा का प्रयोग कर सकते हैं, पिज्ज़ा के टुकड़े का, डाइस ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं, पेपर फोल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है गणितीय विविधता का सिद्धांत। इसमें हम लोग को जो मूल नियम है उसको स्थिर रखना चाहिए। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं, इसको हम लोगों ने स्थिर रखा, लेकिन उसके कोण जो है बदल सकते हैं, यानी विविधता हो सकती है, उसको हम लोगों को सिखाना चाहिए। और लास्ट है रचनात्मक सिद्धांत। इसमें पहले बच्चों को
हम लोगों को एक्टिविटी के माध्यम से मौका देना चाहिए कि वो अपना ज्ञान का निर्माण कर सकें, यानी कोई एक्टिविटी करवाना चाहिए जिससे वो अपनी अवधारणा का स्वयं निर्माण करें। अब बाद में हम लोग विश्लेषण के माध्यम से उस टॉपिक को अच्छे से समझा देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक निहितार्थ। इसके बारे में हम लोगों से क्वेश्चन में आ जाता है, सीटेट में आता है। तो शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की सुविधादाता की भूमिका है, यानी शिक्षक को कक्षा में एक सुविधादाता के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है शिक्षक को किस रूप में कार्य करना चाहिए, तो आपका आंसर होगा सुविधादाता। हमेशा हम लोगों का जो आंसर होगा सुविधादाता ही होगा। हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में हस्त कौशल जैसे डीन्स ब्लॉक है, अबेकस है, जियो बोर्ड है आदि का भरपूर उपयोग होना चाहिए। तो हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त से अमूर्त, यानी पहले भौतिक रूप से जो चीज़ें हम उसके सामने उपस्थित है उनको सिखाना चाहिए और फिर धीरे धीरे हमें अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये जो इनका नियम था उसका हम लोगों को शैक्षिक नियतार्थ है कि टीचर जो है एक सुविधादाता है और हस्त कौशल सामग्री जैसे अबेकस हो गया, जियो बोर्ड हो गया, डाइंस ब्लॉक हो गया, इसका प्रयोग करना चाहिए। और मूर्त से अमूर्त यानी भौतिक रूप से जो सामने चीज़ उपस्थित है उससे समझाना चाहिए और धीरे धीरे हमें अमूर्त की तरफ ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जॉल्टन डीन्स के अनुसार यदि एक शिक्षक भिन्न सिखाने के लिए पेपर फोल्डिंग ब्लॉक चित्रों का एक साथ उपयोग करता है या किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गतिशील सिद्धांत तो होगा नहीं, रचनात्मक नहीं होगा, बोधात्मक विविधता का सिद्धांत होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, पेपर फोल्डिंग का प्रयोग कर रहा है, ब्लॉक का कर रहा है, चित्रों का एक साथ प्रयोग कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोधात्मक विविधता का सिद्धांत। क्योंकि एक ही अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग भौतिक सामग्रियों का उपयोग हो रहा है। दूसरा, डीन्स ब्लॉक बेस 10 ब्लॉक का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्या पढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्थानीय मान हम लोग पढ़ा सकते हैं, जोड़ घटाव पढ़ा सकते हैं और गुणा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रायिकता हम लोग नहीं पढ़ा सकते डाइस ब्लॉक से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है जॉल्टन डीन्स के गणित अधिगम के चरणों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम अब मैं बताना, अभी हम लोगों ने पढ़ा पहले सबसे पहले आता है मुक्त खेल यानी जिसमें कोई नियम नहीं होता है, फिर नियमबद्ध खेल आता है, फिर समानता की खोज आता है, फिर प्रस्तुतिकरण आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डीन्स का रचनात्मक सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। तो जो रचनात्मक सिद्धांत है यानी पहले रचना होनी चाहिए, विश्लेषण बाद में होना चाहिए, यानी विश्लेषण से पहले रचना आनी चाहिए। पहले बच्चों को खुद से अपना ज्ञान का निर्माण करने देना चाहिए, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करके या विश्लेषण करके उसका जो टॉपिक है उसको क्लियर करें, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जॉल्टन डीन्स के अनुसार बच्चे गणित सीखने की किस अवस्था में होते हैं जहाँ किसी सामग्री का साथ उनकी अंतःक्रिया पूरी तरह से असंरचित हो जाती है। तो असंरचित यानी इनफॉर्मल जो है वो मुक्त खेल में होती है, फ्री प्ले में होती है। अभी हम लोगों ने इसको सबसे पहले डिस्कस किया। तो ये हमारा जॉल्टन डीन्स का था, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ इतना अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो सीटेट में पूछा जाता है आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो नेक्स्ट थिंकर होगा उसको डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।